नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्न विदाउट हेजिटेशन में। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट टॉपिक सेट। आइए शुरुआत करते हैं। आज आप जानेंगे कि सेट को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, अर्थात सेट को निरूपित करने के या उसको लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और फिर उनसे संबंधित उसके एग्जाम्पल्स पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि किस प्रकार से समुच्चयों का निरूपण किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समुच्चयों को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है। पहला है रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। यानी कि जो हमारे सेट है उनको जो निरूपित करने के तरीके हैं वो हमारे दो प्रकार से हैं। पहला है रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप जिसको हम बोलते हैं, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। यानी कि जो ये विधि होगी उसमें हम सारणीबद्ध करेंगे, यानी कि जो समुच्चय है वो उसके अवयवों को सूचीबद्ध करेंगे, उनको एक के बाद एक लिखेंगे। और जो समुच्चय निर्माण विधि है उसमें जो समुच्चय में दिया होगा उसमें कुछ नियम लगाकर उसको निर्माण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है इसको किस प्रकार से निरूपित किया जाता है समुच्चयों को, इसके क्या क्या नियम है और इसे किस प्रकार से लिखा जाता है। आइए समझते हैं। रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप होता है, उसको निरूपित करने के लिए किन किन नियमों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, या फिर हम ये कहें कि हमें जो रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप है उसको निरूपित करने के लिए किस प्रकार से उनको निरूपित करना है, उनको हम कैसे पहचानेंगे कि इनको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसके लिए उसके कुछ नियम है जिनको हमें पहले जान लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं उन नियमों को। तो सबसे पहले है रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप, उसके ये कुछ नियम है 4-5, उनको आप समझे। कि पहला नियम है इसमें समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध का मतलब है एक के बाद एक लिखा जाता है, उसको बिल्कुल सूची बनाई जाती है समुच्चयों की कि इसमें इस प्रकार से समुच्चय होंगे, बिना क्रम को ध्यान रखे। उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। अवयवों को एक दूसरे से अल्प विराम या इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं कोमा द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि जो हमारे अवयव होंगे समुच्चय के अंदर, जो हमारे अवयव होंगे उनको हम बीच में कोमा के द्वारा उनको अलग करेंगे कि हाँ यहाँ तक एक अवयव, फिर दूसरा अवयव, फिर कोमा, फिर तीसरा अवयव, फिर कोमा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से करेंगे। अगर आपके अवयव दे रखे हैं 2, 3, 4, तो क्या बीच में क्या है यहाँ पे कोमा, तो इस कोमा के द्वारा हम इसको पृथक करेंगे कि इस प्रकार से हम हमारे अवयव आएंगे। ठीक है, तो अवयवों को एक दूसरे से अल्प विराम के द्वारा पृथक किया जाता है इस प्रकार से कोमा लगाकर बीच में। फिर सभी अवयवों को मजरे कोष्ठक में लिखते हैं। तो अवयव हैं वो किसमें लिखे जाएंगे, आपके मजरे कोष्ठक में लिखे जाएंगे और उनके बीच में आपको अल्प विराम लगाना है। चलिए तो इसको मजरे कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय हो गया। ठीक है, आगे क्या है कि अवयवों को दोबारा नहीं लिखते हैं, यानी कि जो अवयव हमारे समुच्चय के अंदर उनका दोबारा दोहरण नहीं करना, आपको पुनः सेम अवयव नहीं लिखना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पुनः यहाँ पे इसको थोड़ा और बढ़ाएं आगे, पुनः यहाँ पे अब 2 या फिर 3 लिखूं तो यह आपका समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, यह आपका समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 और 3 2 बार आ गए, तो यह आपका समुच्चय नहीं है। 2 और 3 को आपको एक बार ही लेना है, तो ये पहले का ही समुच्चय रहेगा। इस प्रकार से इनको हटा देंगे और आपका इतना ही समुच्चय रहेगा 2, 3, 4। तो अवयवों को दोबारा नहीं लिखना है। तो ये नियम हो गए इसके कि पहला नियम है इनको सूचीबद्ध किया जाता है बिना किसी क्रम के। दूसरा है इनको अल्पविराम के द्वारा अलग किया जाएगा अवयवों को जो कि समुच्चय के अंदर लिखे होंगे। सभी अवयवों को मजरे कोष्ठक में लिखना है और अवयवों को दोबारा रिपीट नहीं करना है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखिए किस प्रकार से होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो स्वर हम जानते हैं कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब इनको कैपिटल में नहीं लेंगे क्योंकि हमने ये पहले जान लिया है जो हमारे अवयव हैं उनको
अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम छोटे अक्षर लेंगे ना, बड़े अक्षर नहीं लेंगे। बड़े अक्षरों के द्वारा हम समुच्चयों को निरूपित करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वरों का समुच्चय है उसको हम लिखेंगे मझले कोष्टक में इस प्रकार से। ठीक है, मझला कोष्टक स्टार्ट किया। अब आप इसमें लिखेंगे ए, फिर कोमा लगाएंगे, दूसरा अवयव ई, फिर कोमा आई, फिर कोमा ओ, फिर कोमा यू। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब हो सकता है आप आगे पीछे इसका क्रम चेंज कर दे, यानी कि आप इसको दूसरी प्रकार इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले ए लिखा, फिर ओ लिखा, फिर यू लिखा, फिर आप क्या बचा ई और आई। आप इसे आगे पीछे किस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, जिसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप आगे पीछे लिखें उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी अवयव आपका दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान आपको रखना है। और मझले कोष्टक में आपको लिखना है और बीच में अवयवों के कोमा लगाते चलना है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अब समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये कैसे होगा। समप्राकृत संख्याएं हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, लेकिन सम क्या है, सम आ गया जिसमें दो का भाग जाए तो दो से स्टार्ट होंगी समप्राकृत संख्याएं। तो हम जानते हैं तो उसका समुच्चय होगा मझले कोष्टक में लिखेंगे दो से स्टार्ट होगी दो, फिर चार, फिर छह, फिर आठ। इस प्रकार से आपकी चलती जाएंगी। ठीक है, ये आपकी कौन सी संख्याएं होंगी, समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर ये दो डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 3 बार डॉट लिखना है आपको, 4-5 बार डॉट नहीं लिखना है। इस 3 बार डॉट लिखने का मतलब है जो आपकी समप्राकृत संख्याएं हैं उनको हम गिन नहीं सकते हो कितनी है, वो अनंत संख्याएं हैं। इसलिए वो जो अनंत संख्याएं आगे आएंगी उनको हम इन 3 डॉट के द्वारा दर्शाते हैं कि आगे इसी प्रकार से संख्याएं आती जाएंगी। जिसमें दो का भाग जाएगा उनको हम सम संख्या बोलेंगे। और समप्राकृत संख्याएं आपकी 2 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 2 है सम। तो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से आगे चलती जाएंगी। अब देखते हैं अगला एग्जांपल कि 5 के गुणजों का समुच्चय। 5 के गुणज क्या होंगे, जो जिसमें 5 का गुणा हो। ठीक है, तो 5 के गुणज उनका समुच्चय लिखना है। तो वही मझला कोष्टक लिखेंगे हम। सबसे पहले 5 का गुणज 5 से स्टार्ट होगा, यानी कि 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। इस प्रकार से आपका आता ही जाएगा ये भी। तो इसके भी आपके अनंत गुणज होंगे 5 के भी। तो 5 गुणज इस प्रकार से आगे आते जाएंगे। तो उनको हम 3 डॉट के द्वारा दर्शा देंगे कि आगे इसी प्रकार से आपके गुणज आते जाएंगे। तो ये हमारे समुच्चय होगा। इसको मझले कोष्टक में बंद करना आवश्यक है, तभी आपका समुच्चय कहलाएगा। अगर आपने मझले कोष्टक में बंद नहीं किया तो ये आपका समुच्चय नहीं होगा। अगला है 12 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यह एग्जांपल आपके लिए। ठीक है, 12 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है ना, और फिर 6 और फिर लास्ट में 12। तो आप इसको क्रम आगे पीछे लिख सकते हैं, उसको आप मझले कोष्टक में लिखिए। अगला है हेजिटेशन शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अब इसको किस प्रकार से लिखना है, वही तरीका है, बस इसमें आपको जो इसमें अक्षर आ रहे हैं उनको रिपीट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर आई 2 बार आ रहा है, टी भी 2 बार आ रहा है, तो इनको आप एक एक बार ही लेना है। ठीक है, तो इसका समुच्चय होगा मझले कोष्टक में लिखेंगे इसको। एच आपका 1 बार आ रहा है, तो एच ई एस आई टी ए ओ एन, कुछ इस प्रकार से आपका समुच्चय होगा जिसमें सभी अवयव आएंगे और किसी भी अवयव को आपको दोबारा नहीं लिखना है। तो वहां पर आ गया एच ई एस आई टी, ये आ गया, और फिर आई 2 बार आ गया, टी 2 बार आ गया, तो इसको हम छोड़ देंगे, और ओ एन। तो ये आपका इसका क्या हो गया, अक्षरों का समुच्चय हो गया। हेजिटेशन शब्द के अक्षरों का समुच्चय। आप इसको आगे पीछे क्रम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अवयव आपको छोड़ना नहीं है और कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखना है, तभी वो आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो इसका ये थोड़े से नियम है, सिंपल से याद हो जाते हैं ना। हम जो समुच्चय को लिखेंगे उसी प्रकार हम जान जाएंगे इस प्रकार से रोस्टर रूप होता है या फिर सारणीबद्ध रूप होता है, और फिर दूसरा हमारा सारणी निर्माण रूप। हमने देखा कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप किस प्रकार से होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो समुच्चय निर्माण विधि है उसको किस प्रकार से, उसके द्वारा किस प्रकार से समुच्चय को निरूपित किया जाता है। चलिए देखते हैं। अब समझते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप में
किस प्रकार से समुच्चय को निरूपित किया जाता है। तो समुच्चय निर्माण रूप के भी कुछ नियम है जिनको हमें पहले देख लेना चाहिए। पहला नियम है कि इसमें समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, यानी कि सर्वनिष्ठ गुणधर्म का मतलब है एक समान नियम लागू होता है किन पर, उस समुच्चय में उपस्थित सभी अवयवों पर, जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। यानी कि जो समुच्चय के अंदर अवयव हैं वो नियम उन्हीं पर लागू होना चाहिए, उसके बाहर जितने भी अवयव आपको मिलेंगे उन पर वो नियम लागू नहीं होना चाहिए। तो पहला नियम है कि जो सर्वनिष्ठ गुणधर्म होगा वो उन समुच्चय के अवयवों पर ही लागू होना चाहिए और समान रूप से लागू होना चाहिए। जैसे समुच्चय AEIOU, ये क्या था आपका रोस्टर रूप है, ठीक है। ये रोस्टर रूप है या सारणीबद्ध रूप है, इसको हम अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो ये क्या है, एक नियम होगा कि जो AEIOU है ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको समुच्चय निर्माण रूप में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो इनके लिए जो सर्वनिष्ठ गुण है वो क्या हो जाएगा, या गुणधर्म हो जाएगा कि प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। ये क्या है, ये भी एक स्वर है, किसका है, अंग्रेजी वर्णमाला का है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी होंगे और एक स्वर है, ठीक है। ए भी एक स्वर है, आई भी एक स्वर है, ओ यू भी एक स्वर है, ठीक है। तो एक स्वर है, यानी कि इसमें सभी अवयवों पर यह नियम लागू हो रहा है। दूसरा नियम है कि समुच्चय के अवयव को पहले किसी प्रतीक के द्वारा दर्शाते हैं, फिर कोलन का चिन्ह लगाकर गुणधर्म लिखते हैं। यानी कि जो प्रतीक किसी भी प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं, जो अवयव होंगे हमारे उनको हम पहले किसी प्रतीक लिखेंगे, जो एक्स हो सकता है आपका, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, जो भी आप माने, लेकिन वो स्मॉल होना चाहिए ना, क्योंकि समुच्चय के अंदर स्मॉल आएगा अवयव के लिए। तो उसको हमने पहले प्रतीक के द्वारा मानना पड़ेगा। फिर कोलन चिन्ह क्या होता है, कोलन चिन्ह इस प्रकार से होता है, देखो जरा, जब दो बिंदी बिल्कुल सिर में दो, इनको बोलते हैं कोलन। ये कौन सा चिन्ह आपका, कोलन चिन्ह है, जिसका मतलब होता है जहां। यहां पर हम गणित में समुच्चय के अंदर इसका अर्थ पढ़ेंगे जहां। तो इसके बाद फिर उस गुणधर्म को हम लिखेंगे जो हमने प्रतीक माना है कि वो प्रतीक किस नियम को फॉलो कर रहा है। तो देखिए एग्जांपल, अगर हम जो हमारा ये समुच्चय है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, उसको हम वी लिखें, क्योंकि हम कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है। समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं, आप इसको वी माने, जेड माने, या फिर ABCD जो भी माने आप लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे वी माना है इस समुच्चय को कि V इज इक्वल टू, इस प्रकार से है, हमने इस सभी को क्या माना है, x माना। इसका प्रतीक क्या लिया हमने, x लिया। तो x कोलन x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ये क्या है, इसका गुणधर्म है। पहले प्रतीक x माना, फिर कोलन का चिन्ह लगाया, फिर x यहाँ पर क्या है उसके बारे में जानकारी लिखी, उसका नियम लिखा कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इसको पढ़ते हैं इस प्रकार से कि V इज इक्वल टू वी समुच्चय किसका, x का, जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। तो जहां पर x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो ये क्या हो गया, इस रोस्टर रूप का समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब देखते हैं, तो x यहाँ पे क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है, और जो कोमा दिख रहे हैं दो आपको बिल्कुल एक साथ एक सिर में लंबवत, तो ये क्या आपके कोलन चिन्ह है। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि a इज इक्वल टू, ए मान लिया हमने कोई भी समुच्चय, ठीक है। उसमें x इस प्रकार होगा कि जो x है वो एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है हम जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से चलती जाती हैं। तो इसको हम इस प्रकार में लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू x इस प्रकार है, जहां x बिलोंग्स टू n, कैपिटल N क्या है, प्राकृत संख्याओं का हम निरूपित करते हैं, क्योंकि उसको नेचुरल बोलते हैं, तो इंग्लिश में n से स्टार्ट होती है, तो उसको कैपिटल N से प्राकृत संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका x है वो इस प्रकार से है कि x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब वही है कि x एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसका जो रोस्टर रूप है वो कुछ इस प्रकार से होगा, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है c इज इक्वल टू, सी हमने मान लिया, ठीक है, समुच्चय y, यहाँ पे y लिया, आप प्रतीक मैंने कहा था कि आप अलग अलग मान सकते हैं लेकिन स्मॉल होना चाहिए। तो y माना हमने, तो y क्या है, इसके समुच्चय y
जहां y एक अभाज्य संख्या है तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप आपका इस प्रकार से होगा कि c इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13 क्या आप सबकी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जो एक होगा और स्वयं संख्या होगी, तो वो हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय निर्माण रूप है उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि c इज इक्वल टू y, जहां y एक अभाज्य संख्या। तो हम इन सबको क्या माना, प्रतीक y माना और फिर इसका गुणधर्म लिखा कि y एक अभाज्य संख्या है। आई होप आप सभी को आज का जो समुच्चय निरूपित करने के नियम है, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज अगर आपको ये समझ आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।